हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक छोड़ दिया था इसको, ठीक है। जब हमने देखा था कि रदरफोर्ड और उनके जो भी विद्यार्थी थे हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, उन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था, ठीक है। एक प्रयोग किया था स्वर्णबंदी प्रयोग, जिसको हम कह सकते हैं या रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रयोग किया था और उस प्रयोग में कुछ प्रेक्षण उन्होंने देखे थे और उसके हिसाब से उन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी, लेक्चर नंबर 8 था ये ना, नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था लास्ट, उसमें बात की थी दोस्तों रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक, जिसका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसका क्या नाम है दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड था और साथ में उनके विद्यार्थी थे हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन। उन्होंने मिलकर के प्रयोग किया। थॉमसन के बाद में ये आए थे, थॉमसन का परमाणु मॉडल के बाद में आए थे दोस्तों। इसमें हमने बात की थी कि रेडियो एक्टिव तत्व का यूज़ किया था, मैंने रेडियो एक्टिव तत्व लिए थे। और रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, तो रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जो अपने में से अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। गामा किरणों को हो या कण को हो, तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं या क्या करते हैं वो दोस्तों, उसमें से निकलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। अब इसमें हमने यूज़ किया था अल्फा कण की। अल्फा कण की अगर मैं बात करता हूँ तो हीलियम जो होता है उसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो हीलियम 2+ बनता है या हीलियम +2 बनता है, जो कि इससे हमको साफ साफ नजर आता है कि जो अल्फा कण होता है दोस्तों वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। अल्फा कण होता है वो कैसा होता है दोस्तों, धन आवेशित होता है। ये आपको समझ में आया, ओके। फिर दोस्तों उनके प्रयोग में उन्होंने क्या किया, देखिए ध्यान से। एक उन्होंने दोस्तों यहाँ पर लेड बॉक्स के अंदर अल्फा कण स्रोत लिया जिसके अंदर अल्फा कण भरे होते हैं। दूसरा उन्होंने एक प्रयोग या स्लिट प्रयोग के लिए यहाँ पर एक स्लिट ली दोस्तों। स्लिट या पर्दा जो लिया, इससे क्या होता है, यहाँ से अगर अल्फा कण इसको बौछार करवाएंगे या यहाँ से जब अल्फा कण आगे बढ़ेंगे निकल करके तो एक सीधी रेखा में जा सके, इसके लिए यहाँ पर एक पर्दा लगाया था, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया था सोने की बहुत पतली पन्नी। लगभग इसकी मोटाई थी 100 नैनोमीटर की। कितनी थी, 100 नैनोमीटर की मोटाई थी, ठीक है। बहुत पतली पन्नी क्यों ली दोस्तों, ये सवाल उठता है, क्योंकि आपको पता है पदार्थ होता है, इसका सबसे अगर छोटा जो भाग है वो अगर बात करेंगे तो वो क्या होता है, परमाणु। लेकिन आपको पता है पदार्थ के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो पदार्थ के परमाणु बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एक परमाणु के ऊपर दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा परमाणु, इस प्रकार से पूरा परमाणु मिलकर के एक पदार्थ बनता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, सोने की बहुत पतली पन्नी है, इसका मतलब सोना जो होता है उसके अंदर एक आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है जिसको हम आघात करेंगे तो वो चपटा होता जाएगा, यानी कि पतला होता जाएगा, चादर बनेगी। तो सोने के अंदर आघातवर्तीयता का गुण पाया जाता है जिसको हम चादर बना सकते हैं, बहुत पतली चादर बना सकते हैं। लगभग 100 नैनोमीटर की हम बनाएंगे। इससे ये होगा कि जो परमाणु एक के ऊपर दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु इस प्रकार से चढ़े होते हैं वो अब क्या होते हैं, धीरे धीरे पतले हो, मतलब चादर बनती जाएगी, पतली पन्नी बनेगी। इसका मतलब वहाँ पर परमाणु की संख्या बहुत कम रहेगी, या दोस्तों हम कह सकते हैं एक परमाणु की हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसे हमने पन्नी ली सोने की और लास्ट में हमने यहाँ पर दोस्तों एक पर्दा लगा दिया, फोटोग्राफिक प्लेट, ZnS जिंक सल्फाइड, या इसको स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसका काम क्या होता है, अगर यहाँ से कोई अल्फा कण आता है तो अगर वो इधर से पार होकर के पीछे टकराता है तो यहाँ से चमक उत्पन्न होती है। इससे हमको ये पता चलता है कि कोई पीछे कण आ रहे हैं सोने की पन्नी को पार करके, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से उन्होंने ये सेटअप तैयार किया था पूरा। अब इस सेटअप में उन्होंने यहाँ से दोस्तों अल्फा किरण की बौछार करवाई थी और अल्फा कण की बौछार करवाने के पश्चात उन्होंने देखा टोटल इसमें जो अल्फा कण यूज़ किए थे वो 20,000 थे। कितने थे, 20,000। कभी कभी इसको 8,000 भी कहते हैं, 12,000 भी कहते हैं, 20,000 भी कहते हैं, तो आप लोग 20,000 मान के चलिए। तो 20,000 अल्फा कण होते हैं, उनकी बौछार करवाई। उन्होंने देखा दोस्तों यहाँ से धड़ाधड़ से अल्फा कण निकलते गए और ये सोने की बहुत पतली पन्नी को पार करके पीछे गए और पीछे जाने के पश्चात यहाँ पर दोस्तों चमक उत्पन्न होती है। उनसे उनको ये पता चला कि दोस्तों अधिकांश जो अल्फा कण, प्रेक्षण की बात करो, प्रेक्षण का मतलब होता है जो उन्होंने देखा। पहला प्रेक्षण ये था दोस्तों कि अधिकांश जो अल्फा कण थे, अधिकांश अल्फा कण जो थे वो सोने की बहुत पतली पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं और पीछे जाके टकराते हैं। सेकेंड उन्होंने चीज़ ऑब्जर्व की दोस्तों कि जो अल्फा कण आ रहे थे उसमें से कुछ अल्फा कण थे वो थोड़े बहुत विक्षेपित हो जाते हैं,
थोड़े बहुत विक्षेपित हो जाते हैं, लगभग 120 डिग्री या 90 डिग्री कोण पर वो विक्षेपित हो जाते हैं। तो सेकंड उनका ऑब्जर्वेशन ये था दोस्तों कि कुछ अल्फा कण थे वो कम कोण पर 120 डिग्री या 90 डिग्री पर क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद उन्होंने देखा दोस्तों कि इस 20,000 कण में से एक अल्फा कण जो होता है, जो कि मैंने यहाँ पर बीच में ब्लैक ब्लैक बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक अल्फा कण होता है वो सीधा आता है और जब वो टकरा करके सीधा वापस लौट जाता है। और पीछे भी दोस्तों एक उनका ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ZNS की स्क्रीन लगा देते हैं। जैसे कि ये कण वापस गया एक कण, तो वो पीछे जाके यहाँ पर चमक उत्पन्न करता है। ठीक है, इससे हमको ये पता चलता है कि इतने सारे जो अल्फा कण आ रहे थे उसमें से एक अल्फा कण था वो पीछे की ओर गया है, यानी कि वापस गया है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन लास्ट हो जाएगी कि 20,000 में से अल्फा कणों में से एक अल्फा कण होता है वो विक्षेपित होकर के वापस लौट आता है। तो दोस्तों ये इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन देखे। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों अल्फा कण आपका कैसा है, धनावेशित है। अल्फा कण कैसा आपका, धनावेशित है। इसका मतलब यहाँ पर सोने की बहुत पतली पन्नी है, उसमें से कोई न कोई ऐसा है जो चीज़ है जो कि वो कैसा है, धन आवेशित है। कैसा है दोस्तों, धन आवेशित है। अगर आपके अल्फा कण, यदि आपके अल्फा कण आ रहे हैं दोस्तों, तो ये अल्फा कण इधर से अगर टकराएंगे, इससे टकराएंगे, तो अगर धन आवेशित है और आने वाला भी धन आवेशित है तो वापस लौटने का चांस है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कुछ थे वो, थोड़ा सा मैं इसको अच्छा बना देता हूँ दोस्तों, ये है एक परमाणु। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सोने की बहुत पतली पन्नी है, उसमें से परमाणु कुछ इस टाइप से होगा। जो एक अल्फा कण आ रहा है, ये हालांकि मैंने यहाँ पर प्लस आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा होता है। ठीक है, प्लस अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो, ये जो अल्फा कण होता है वो इससे टकरा करके वापस आया एक अल्फा कण। ये तो बात समझ में आई। लेकिन कुछ उन्होंने देखे कि ऐसे जो आ रहे थे, जो प्लस से थोड़े से नज़दीक आए और ऐसे विक्षेपित हो गए, प्लस से थोड़े नज़दीक आए ऐसे विक्षेपित हो गए। जो बहुत करीब आए वो दोस्तों 90 डिग्री पर, जो बहुत करीब आए वो 90 डिग्री पर विक्षेपित हो गए। और जो उस प्लस से बहुत दूर गए हैं, जो प्लस से बहुत दूर गए हैं वो बिना विक्षेपित हुए अधिकांश में से, अधिकांश मतलब जितने थे उसमें तो ये सारे के सारे ऐसे निकल गए, सीधे निकल गए, क्योंकि प्लस इनसे बहुत दूर है। आई बात समझ में, ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। ये चीज़ मैंने आपको अलग से दिखाई एक परमाणु को लेकर के, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है। और साथ में दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि हालांकि इस सोने की बहुत पतली पन्नी में मैंने आपको एक परमाणु को लेकर के समझाया है, बट दोस्तों इस सोने की पतली पन्नी में और भी परमाणु होते हैं, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हो दोस्तों आराम से। इसमें अलग अलग अल्फा कण आते हैं और कम कोण पर विक्षेपित होते हैं, कुछ अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं, कुछ वापस विक्षेपित होते हैं और कुछ सीधे निकल जाते हैं। इस प्रकार से आपको दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा चीज़ हो रही है। अब रही बात दोस्तों ये कि इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया, मतलब देखा, इनको प्रेक्षण ये मिले। अब इस प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले। उन्होंने क्या निकाले दोस्तों, निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष में उन्होंने देखा कि भाई साहब जो भी आ रहे हैं, अधिकांश जो अल्फा कण आ रहे हैं वो सीधे निकल गए। इससे उनको ये पता चला कि परमाणु जो होता है, परमाणु इसका अधिकांश भाग होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है। खोखला का मतलब होता है खाली स्थान, जहाँ पर प्लस नहीं है। ठीक है, जो कि थॉमसन ने कहा था उसका जस्ट यहाँ पर अलग चीज़ है। आई बात समझे। अब थॉमसन ने क्या कहा था उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो ये होगी कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरी बात ये थी कि दोस्तों कि परमाणु का जो धन आवेशित भाग होता है वो परमाणु के केंद्र में निहित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं, जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो आपने समझा है कि देखो जो धन आवेशित भाग है उस परमाणु के केंद्र में है, उससे हम नाभिक कहते हैं। इससे हमको यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन आपने देखे, उससे पता चलता है कैसे कि यहाँ से दोस्तों टकरा के वापस आया, इसका मतलब अल्फा कण धनावेशित है और अंदर वाला भाग भी धनावेशित है। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए, इसका मतलब भी धनावेशित भाग होता है, ये हमको पता चलता है। फिर दोस्तों उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लेकर के बात की कि इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर, उस नाभिक के चारों ओर निश्चित दूरी बना करके घूमते हैं, जिसे हम लोग कक्ष या कक्ष कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार से निश्चित दूरी बना करके यहाँ पर कोश के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, घूमते हैं। ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। इस प्रकार से दोस्तों निष्कर्ष और जो प्रेक्षण थे उसके आधार पर उन्होंने प्रयोग को समझाया। फिर दोस्तों इस प्रयोग को बाद में एक मॉडल का नाम दिया गया, जिसे हम लोग कहेंगे दोस्तों, इस पूरे को
हम दोस्तों कहेंगे एक मॉडल, है ना, एक मॉडल कहेंगे दोस्तों, वो मॉडल हो जाएगा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, परमाणु नाभिकीय मॉडल या नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहेंगे। आई बात समझ में इसको? तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी लेक्चर नंबर 8 के अंदर। अब हम लेक्चर नंबर 9 के अंदर समझते हैं कि हालांकि जो नाभिकीय मॉडल है उसमें भी यही बात लिखी गई है, बट थोड़ा सी क्लियर लिखा गया है, उसको थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई किया गया, मतलब थोड़ा सा अच्छी चीज़ से लिखा गया, अच्छा करके लिखा गया इसको, तो वो हम समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये तो मैं मिटा दूंगा क्योंकि कल पढ़ा दिया है। ओके, अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आज देख रहे हो वीडियो तो। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो भी हमने निष्कर्ष निकाले थे लेक्चर नंबर 8 के अंदर, अब लेक्चर नंबर 9, ये 9वां वीडियो है, इसके अंदर दोस्तों हम समझते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल। हालांकि आपको दोस्तों मैं आपको कहूँगा फिर रिक्वेस्ट करके, आप प्लीज़ कमेंट मत करना कि हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप लोग लेक्चर नंबर 8 नहीं देखोगे तो फिर ये लेक्चर नंबर आपको 9 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 8 के अंदर जो बेसिक बातें हैं, जिस तरह से प्रयोग किया था, जो मैंने अभी आगे समझाया ना, वही चीज़ें मैंने अच्छे से समझा रखी है, ठीक है। तो अगर वो आपने नहीं समझाएं तो फिर यहाँ पर आप बोलोगे कि सर लैंग्वेज लिख करके समझा दिया, बट दोस्तों यही बात है वापस मैंने लिखी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी रदरफोर्ड ने थोड़ा सा व्यवस्थित लिखा है और इसका एक अच्छा सा नाम दिया है परमाणु का नाभिकीय मॉडल। इसी को हम समझते हैं ध्यान से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कहा। परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिसका कि अधिकांश भाग खोखला होता है। दोस्तों कहने का इसका मतलब ये होता है कि अगर सोने की बहुत पतली पन्नी आपने ली थी, आपको पता है, ठीक है, सोने की बहुत पतली पन्नी आपने ली थी, उसमें आपने देखा था दोस्तों कि जैसे हम लोग अल्फा कण होते हैं इसकी बौछार करते हैं, तो अल्फा कण की बौछार के पश्चात आपने देखा कि अधिकांश अल्फा कण थे वो आपको यहाँ पर सीधे निकलते हुए नजर आते, ऐसे। आई बात समझ में? ऐसे सीधे निकलते हुए नजर आते हैं, ऐसे। तो कहने का इसका मतलब ये है, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके बताता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग जूम करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं जूम करके बताता हूँ। जूम जब इसको करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देता है। जूम हालांकि अलग बात है, बट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जैसे बीच में आपको यहाँ पर बड़ा सा प्लस क्यों किया उसको मैं बाद में समझाऊंगा। फिर उसके चारों ओर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अगर मैं एक परमाणु को लेकर के समझूं, तो एक परमाणु को लेकर अगर दोस्तों आपको समझाऊं तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, जिसमें आपको ये जो जा रहे किरणें अल्फा कण वो यहाँ से जाते हुए नजर आते, जो बाउंड्री मैंने की है वहाँ से जाते हुए नजर आते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अधिकांश भाग खोखला होता है। इसके बाद में उन्होंने कहा था अति सूक्ष्म, इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देता है परमाणु, इतना छोटा होता है दिखाई नहीं देता, इसलिए अति सूक्ष्म कहा है। गोलाकार कहा है तो गोलाकार आपको नजर आ रहा है। साथ में विद्युत उदासीन कण कहा है, इसका क्या मतलब होता है मैं नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आएगा उसमें समझाऊंगा विद्युत उदासीन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म सघन भारी धन आवेशित केंद्र स्थित होता है और इस केंद्र को नाभिक कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ आपको दिख रही थी उसके अंदर आप दोस्तों देखोगे इसके अंदर, तो केंद्र के अंदर अत्यंत सूक्ष्म, हालांकि मैंने प्लस को बड़ा करके लिखा है, बट दोस्तों ये इतना सूक्ष्म होता है कि इसके अंदर आपको जो धन आवेशित भाग होता है वो सघन मिलता है। सघन के कहने का मतलब ये होता है कि प्लस 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 इकट्ठा होंगे, तो प्लस प्लस जब इकट्ठा होंगे तो एक बड़ा सा नहीं कह सकते, इसके परमाणु की भाषा में तो छोटा ही कहेंगे, पर हमारे यहाँ पर आप समझो कि प्लस प्लस इकट्ठा होकर के एक सघन धन आवेशित केंद्र स्थित होता है या बनाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो आपको यहाँ पर चीज़ देख रही है वो है नाभिक, ठीक है। यह नाभिक धन आवेशित होता है क्योंकि सभी प्रोटॉन इस नाभिक में स्थित होते हैं। यही बात मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हालांकि मैंने एक प्लस किया है, बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जो भी
भाई साहब प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, सभी के सभी P+, इस प्रकार से सारे के सारे प्रोटॉन दोस्तों होते हैं वो सघन रूप से उपस्थित होते हैं और एक मजबूत धन आवेशित बनाते हैं। ठीक है, तो सभी प्रोटॉन उस नाभिक में स्थित होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों या बाहर शेष जो क्षेत्र हैं उसमें घूमते रहते हैं। आप देखोगे दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, यहाँ पर नज़र आएंगे, घूमते हुए नज़र आएंगे, ऐसे ऐसे दोस्तों आपको घूमते हुए इस नाभिक के जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी क्षेत्र हैं उसमें घूमते हुए नज़र आते हैं, ऐसे। आई बात समझ में? ओके दोस्तों आगे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर तेजी से घूमते हैं, वृत्ताकार पथों पर तेजी से घूमते हैं, जिसे हम कक्षा ऑर्बिट कहते हैं। तो दोस्तों ये तो कहलाएगा आपका नाभिक, ये तो कहलाएगा आपका नाभिक, और जहाँ पर ये घूम रहे ये तो हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ये हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं इसको हम बोलते हैं दोस्तों कक्षा, कोश, ऑर्बिट। ठीक, ओके आगे समझिए। चूंकि यह सौरमंडल से मिलता जुलता है जिसमें सूर्य, नाभिक और ग्रह, गतिमान इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। सौरमंडल में कैसा होता है? सौरमंडल में आपको पता है कि जैसे आपका ये सन है, जैसे आपका ये सन है दोस्तों, इस सन को हम नाभिक मान लेते हैं, इस सन को हम क्या मान लेते हैं? नाभिक मान लेते हैं। तो पृथ्वी होती है वो इसके चारों ओर घूमती है, पृथ्वी होती है जो ग्रह होते हैं, है ना, जो पृथ्वी होती है ग्रह जो होता है वो उसके चारों ओर घूमते हैं, तो इसको आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन। क्या मान लीजिए? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रदरफोर्ड ने बताई जो बातें वो सौरमंडल के समान है, मतलब सन होता है उसको नाभिक के समान माना है, और जो ग्रह होता है, जो पृथ्वी होती है वो इसके चारों जब घूमती है उसको इलेक्ट्रॉन माना है। ठीक है, यही बात लिखी गई है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः इसके अंदर, वही बात मैंने बोली, यहाँ पर जो विद्युत उदासीन लिखा था इसका कण का मतलब क्या होता है ये समझा रहा हूँ। परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, अतः इसके अंदर उपस्थित, इसके अंदर परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ पर आपको बीच में नाभिक जो बोला मैंने उसमें सारे प्रोटॉन होते हैं, हालांकि इनमें न्यूट्रॉन की बात छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी प्रोटॉन को समझना है, न्यूट्रॉन भी इसी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इसकी बात नहीं करते, केवल प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन होते हैं प्लस होते हैं, इसलिए सारे यहाँ पर प्रोटॉन हैं, उतने के उतने हैं बाहर कोशों में आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपका होता है दोस्तों माइनस, और प्रोटॉन या नाभिक होता है आपका प्लस। इसका मतलब प्लस माइनस क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, तो दोस्तों परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, इसके अंदर जो प्रोटॉन है उतने इनकी संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, समान होती है। जितने यहाँ पर आपको प्रोटॉन होंगे उतने आपको यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसलिए प्लस माइनस मिलकर के उदासीन बनाते हैं परमाणु को। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, ये बात हम बाद में करेंगे, बट आप इतना समझ लीजिए कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं तो जो आपका प्रोटॉन की संख्या होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग वहाँ पर जो तत्व होता है या जो एटम होता है उसको प्लस में दर्शाते हैं। और दोस्तों कभी कभी इलेक्ट्रॉन बाहर से हम जोड़ लेते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ जाती है तो कभी कभी हम परमाणु या तत्व को माइनस लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लस माइनस लिखना, इसको बोलते हैं आवेशित परमाणु या आवेशित तत्व। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक जब तक नहीं लिखेंगे तब तक दोनों की संख्या बराबर है और आपका परमाणु विद्युत उदासीन बना रहता है। ओके, इलेक्ट्रॉन पर धन आवेशित नाभिक, इलेक्ट्रॉन के ऊपर धन आवेशित जो नाभिक है वो आकर्षण बल आरोपित करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक की ओर खींचे होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक की ओर खींचे होते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे खींचे होते हैं, सारे के सारे खींचे होते हैं। आई बात समझ में? ओके, ये कहना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर या इलेक्ट्रॉन पर धन आवेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। लेकिन आपने समझा कि जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे तेजी से वर्ताकार कक्ष में या पथ पर, तो
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव उसको आकर्षण करता है केंद्र की ओर। तो दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन गिरते नहीं है नाभिक के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परिक्रमण करते हैं, रोटेशन होता है। जब रोटेशन होता है तो एक बल उत्पन्न होता है और उस बल को हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जब आप जैसे कि किसी दूसरे लड़के को हाथ आप लोग बांध लेते हो और फिर घूमते हो, एक को स्थिर रहता है, आप अगर स्थिर रहते हो, आप अगर बीच में हो तो अगर उसको घुमाते हो, या आपने देखा होगा किसी लट्टू को, या से खेल होता है या आप पत्थर बांध लो, इसको आप लोग ऐसे घुमाओगे, ठीक है, इस तरह से घुमाओगे तो वो आपका जो पत्थर होता है वो क्या करता है, जब वृत्ताकार पथ से घूमता है तेजी से तो वो बाहर की साइड में एक बल उत्पन्न करता है जो कि होता है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ताकि वो अपने हाथ की ओर ना आ सके, केंद्र की ओर ना आ सके। आई बात समझ? इसलिए वो क्या करता है, नाभिक होता है वो उसके आकर्षण को वो संतुलित करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस नाभिक के आकर्षण को वो क्या करता है, संतुलित करता है, इसलिए वो इसके अंदर गिरता नहीं है। हालांकि इसके बाद में भी इसने सही साबित नहीं किया है रदरफोर्ड ने ये बात, तो बाद में इसके परमाणु के अस्तित्व के बारे में बात नहीं की है, वो आएगी परमाणु के मॉडल के दोष के अंदर, ठीक है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल होता है, परमाणु नाभिकीय मॉडल होता है, इसके अंदर दोष होगा या जो कमियां होगी इसके अंदर होगा वो चीज़। दोस्तों ये चीज़ है सारी की सारी किसके अंदर, मॉडल के अंदर। अब रही बात ये है कि इसकी कमियां क्या होती है। रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल है, उसकी कमियां क्या होती है वो दोस्तों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।